प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेन जीर्णनितिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। उपयोग के भेद। बोली रेखा अभी। दंसणानं च दंसणं च दुदा चक्षुः चक्षुः हि दंसणमदि केवलं नेयम्। बढ़िया। और अगर ये पूछा जाए कि दर्शनोपयोग के भेद, तो कौन सी गाथा आएगी? तो भी गाथा यही आएगी। चदंसणम दधु चदुधा चक्कु चक्कु, दर्शन के भेद भी इसी में है ना। जीव कर्ता, जीव का कर्ता अधिकार, जीव करता है, ये बताने वाली गाथा। शिमला भाभी। उग्गलकम्मादीनं कर्ता व्यवहारदो दुने चेदो चेतने कम्मानादा सुतिनया सुधिभावाना। ज्ञानोपयोग के भेद। श्लोचना भाभी। नाणम अठवियप्पम मदिसुदि ओहियनाण नाणानि मणिपुर केवलमवि पचख परोख भेयं च बस। आकाश द्रव्य का लक्षण। भारती आंटी। एक सेकंड। आकाश द्रव्य का लक्षण। एक सेकंड प्लीज। जीवा दीनम। नहीं 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 नहीं, एक नहीं नहीं याद आ रही है गाथा में तुरंत। चलिए सविता आंटी बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। अजीव तत्व के भेद। रजनी जी। सद्दो बंदो सुमो। नहीं नहीं नहीं, अजीव तत्व के भेद बताना। भारती आंटी। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्य आयासम
कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणों व मुत्ति से साधु। जीव का सिद्ध स्वभाव और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। जीव सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। सुनीता आंटी। निकम्मा अठगुना किंचुना चरम देहो दोषेदा लोय गठिला नीचा उपाद वही संजुता। 14 जीव समास बताने वाली गाथा। 14 जीव समास। चमेली आंटी। सम्ना अम्ना नेयम पंचिंदिये निम्ना परे सवे बादर सुमे इंदी सवे पज्जत इदराये। बढ़िया। जीव का संसार, जीव संसार में स्थित है, संसारस्थ, ये बताने वाली गाथा। आप लोग हाथ खड़े करिए तो मेरे को आइडिया लग जाए किसको याद है। रेणु जी बोलिए। फर्स्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। फर्स्ट वर्ड तो फिर कैसे मुझे पता लगेगा आपको सही याद आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे का वर्ड बोल दीजिए। हाँ, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो डगई। नहीं नहीं नहीं। ज्योति जी। उड़बि जलते वायु वनस्पति विविधावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखाति। बढ़िया। जीव भोक्ता है, जीव का भोक्तृत्व अधिकार बताने वाली गाथा। बोलिए पूर्णिमा आंटी। मैं देख के बोल रही हूँ। हाँ ठीक। व्यवहारा सुहि दुखम उगल कम्मा पे फलम पभुंजेदी आदा निचय नय दो चेदन भावम खुआदस। बढ़िया। जीव के 9 अधिकार बताने वाली गाथा। 9 अधिकार कहें, 9 विशेषताएं कहें। नीलम भाभी। ये बिगड़ दे के बोलूं मैं 9 अधिकार वाली। अब एक बार उनसे पूछ लूं फिर आप बोल दीजिएगा। ठीक है। जीवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। बढ़िया। बोलिए आंटी। जीवो उभयोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो विद्धोषो विस्तोड़ गई। मंगलाचरण की गाथा। मनोरमा आंटी बोलेंगे। हम बोलते हैं जीवम 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 दवम जिनवर वसहेण जैन निंदीठम। देविंद। देवेंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बढ़िया। जीव स्वदेह परिमाण है, स्वदेह परिमाणत्व अधिकार। मीना चाची। गुरुदेह पमा संवादो चेदा असमोदो व्यवहारा निश्चयन दो असंख देशो वा।
जीव का निश्चय से और व्यवहार से लक्षण। रजनी जी। कल कम्मादीनम नहीं 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 नहीं, लक्षण पूछा है। बोलिए रेणु जी। वनरस पंच गंधादो। नहीं नहीं नहीं, रेखा भाभी। काले चदुपाणा इंद्रिय नहीं 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 नहीं, लक्षण, जीव का लक्षण क्या है, पहले तो लक्षण बताइए, फिर निश्चय से लक्षण और व्यवहार से लक्षण। सुनीता आंटी। अट्चदुनान दंसन सामनं जीवे लक्षणं बनिया व्यवहारा व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्य दंसनम नानम। बढ़िया। अट्ठ चतुर, जीव का लक्षण तो उपयोग है ना, उपयोग लक्षण है, उसमें जो 8 प्रकार का और 4 प्रकार का कहा वो व्यवहार से, और शुद्ध दर्शन ज्ञान वो निश्चय से। तो ये निश्चय व्यवहार से जीव का लक्षण। ठीक है, छठी गाथा है। चलिए बस बहुत है, फिर आगे कर लेंगे बाद में। अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष यानी भाव संवर के भेद, इनको जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है, और अनुप्रेक्षाओं में लोक अनुप्रेक्षा, लोक भावना के वर्णन में 3 लोक का स्वरूप का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। उसमें मध्य लोक में जम्बूद्वीप की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं। जम्बूद्वीप में 6 महापर्वत जिन्हें षटकुलाचल कहते हैं, यानी जम्बूद्वीप की रचना यदि कही जाए तो ये कुछ 4-5 चीजें उस रचना में मुख्य हैं। 6 कुलाचल, 7 क्षेत्र, 6 सरोवर, 14 नदियां, ये 4 चीजें तो मुख्य हैं। तो 6 कुलाचलों में से 6 कुलाचलों के नाम बताए। यहाँ जो विस्तार से वर्णन है वो 14 नदियां किस तरह से निकलती हैं वो वर्णन विस्तार से है। लेकिन हमने कल भरत क्षेत्र का वर्णन देखा था कि भरत क्षेत्र की रचना किस तरह की है, और उसके बीचों बीच कौन सा पर्वत है। भरत क्षेत्र के बीचों बीच जो भरत क्षेत्र को 2 भागों में बांट देता है, उस पर्वत का नाम क्या है? बोलिए भारती आंटी। विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत। वो विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र को 2 भागों में बांट देता है, और ये विजयार्थ पर्वत कैसे फैला हुआ है उसकी दिशा बतानी है। पूर्व पश्चिम फैला हुआ है या उत्तर दक्षिण फैला हुआ है। भरत क्षेत्र में जो 2 पार्ट कर रहे हैं, भरत क्षेत्र के 2 पार्ट्स करता है, तो पूर्व पश्चिम फैला है कि उत्तर दक्षिण फैला है, ये बताना है। बोलिए ज्योति जी। दीदी पूरब से पश्चिम। पूर्व पश्चिम ऐसे फैला है ना, यूं, तो ये पूर्व पश्चिम में भरत क्षेत्र के 2 भाग करता है। और फिर उसके साथ में 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु नदी। गंगा नदी पूर्व की तरफ है, सिंधु नदी पश्चिम की तरफ है। इस तरह से 3 चीजों से पूरे भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हो गए थे। इसके अलावा एक और पर्वत की रचना कल अपन ने देखी थी, उस पर्वत का नाम क्या है और वो कहाँ पर है? बोली रेखा बाबू। विश्वाजल पर्वत है और वो आर्यखंड में। आर्यखंड में है, लॉक कर दूं? हाँ। शिमला भाभी। मलेच खंड में। गलत हो गया आपका जवाब रेखा भाभी। अच्छा। हाँ मलेच खंड।
वृषभाचल पर्वत है और वो मलेच्छ म्लेच्छ खंड में है। कौन से म्लेच्छ खंड में है शिमला भाभी? ये तो पता नहीं है। लोकेशन बतानी पड़ेगी ना, म्लेच्छ खंड तो 5 हैं। कौन से वाले म्लेच्छ खंड में है? उत्तर में। हाँ, उत्तर में 3 है। रेणु जी, उत्तर में बीच वाला है। हाँ हाँ, बढ़िया। बीच वाला। उत्तर में जो मध्य का बीच वाला म्लेच्छ खंड है, उस म्लेच्छ खंड में वृषभाचल नाम का पर्वत है। इस पर्वत की क्या विशेषता है कि जो भी चक्रवर्ती होते हैं भरत क्षेत्र में, वो अपना नाम लिखने, नाम तो अपन शब्द बोल रहे हैं, पूरी प्रशस्ति लिखते हैं कि मैं ऐसा ऐसा ये भरत क्षेत्र का चौथा, पांचवा, पहला ऐसा चक्रवर्ती हुआ हूँ। कुछ अपनी वर्णन लिख के आते हैं 2-4-10 लाइनों में कम से कम, तो वो वहां पर वो लिखते हैं। अब ये जो हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हमने देख ली थी। इसके ऊपर पद्म सरोवर है। तो ये जो सरोवर है, क्योंकि इसमें अपने सरोवरों का वो इतना डिटेल में वर्णन नहीं है और अपने को भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, थोड़ा बहुत जो सूत्रों के आधार पे है। ये सरोवर कितना बड़ा होता है? 1000 योजन लंबा पद्म सरोवर और 500 योजन चौड़ा। सूत्र है अपना तत्वार्थ सूत्र का, प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्ध विष्कम्भो हृदय। बोले आंटी। जिन सरस्वती करके एक ग्रंथ है ना, जो उसमें एक और बात आई है अपने कि जो चक्रवर्ती जो अभी तीर्थंकर हुए ना, शांति कुंज हरनाथ, तो इनको जब विश्वाचल पर नाम लिखने के लिए जाना पड़ता तो उनको अन्य चक्रवर्तियों का नाम मिटाना नहीं पड़ता, उनके लिए अपने आप जगह रहती है और ना कोई आगे आने वाला चक्रवर्ती उनका नाम मिटाता, उनका नाम हमेशा लिखा रहेगा। कल आप क्लास में नहीं थे क्या? किसमें? कल आप लेट आए थे। हाँ, कल बता दी थी मैंने ये बात क्लास में। बता दी क्या? अच्छा, कल आपने लेट ज्वाइन किया था। हाँ, कल वो उधर से आने में लेट हो गई थी। अच्छा, ठीक है। कल बताई थी ना मैंने, आप लोगों को ध्यान आई कि नहीं? कल बताई थी ना ये बात कि जो चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं उनको नाम नहीं मिटाना पड़ता, ना उनका नाम कभी कोई मिटाता है। अच्छा, बिल्कुल जिन बढ़िया। सरस्वती में भी दिया ये बात। हाँ, और अपना 24 तीर्थंकर पुराण है, तो यदि शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान का पढ़ेंगे तो शांतिनाथ भगवान का डिटेल में है, उसमें भी दिया है। अच्छा, 24 तीर्थंकर पुराण में शांतिनाथ पुराण विस्तार से है, पूर्व भवों का वर्णन भी और उस भव का वर्णन भी। तो वहां ये बात लिखी हुई है कि उनको उनका नाम नहीं मिटाना पड़ता किसी का, अपने आप उनके लिए जगह रहती है। तो ये जो पद्म सरोवर है, इस पद्म सरोवर की लंबाई है 1000 योजन और चौड़ाई है लंबाई, ये लंबाई है 1000 योजन और ऐसे चौड़ाई है 500 योजन। वो अपन ने देख ली थी, हिमवन पर्वत 1052 योजन का है और पद्म सरोवर 500 योजन का है, तो अपन ने वो दूरी निकाली थी उसकी। और गहराई कितनी है? 10 योजनावगाह। आप लोग ये अपन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ सूत्र भी देखते जाइए, वो खोल लीजिए भले ही अपने 3रा अध्याय, तो आप लोगों को सूत्रों का अर्थ और सूत्र भी वापस, पहले के पढ़े हुए हैं तो वापस ख्याल में आ जाएं और नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ने में आ जाएंगे। तो ये 10 योजन की उसकी गहराई है पद्म सरोवर की। लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन की गहराई है। यानी 100 योजन ऊंचा हिमवन पर्वत है, उस 100 योजन ऊंचे हिमवन पर्वत में 10 योजन अंदर गहरा ये पद्म सरोवर है। और आगे आगे के पर्वतों पर जो सरोवर है, महाहिमवन पर महापद्म, तिगिच्छ, ये जो सरोवर हैं पद्म महापद्म तिगिच्छ, तो पद्म सरोवर से दुगनी लंबाई चौड़ाई गहराई महापद्म की और महापद्म से दुगनी वो तिगिच्छ की। ऐसे आगे आगे पर्वतों की भी इसी तरह से है। हिमवन पर्वत जितना ऊंचा है उससे दुगनी ऊंचाई महाहिमवन, महाहिमवन से दुगनी ऊंचाई निषद पर्वत की। यानी हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा तो महाहिमवन 200 योजन ऊंचा और निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा। ठीक है, ये उत्तर के यानी विदेह क्षेत्र से पहले पहले की रचनाएं दुगनी दुगनी, विदेह क्षेत्र तक, पहले पहले नहीं, विदेह क्षेत्र तक की जो रचनाएं हैं, क्षेत्रों को भी लेंगे आगे, तो वो दुगने दुगनी उनका लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जैसी भी है, जो भी चीज है उसकी दुगनी दुगनी है। तो पद्म सरोवर की 1000 योजन की लंबाई, तो महापद्म की 2000 योजन की लंबाई और तिगिच्छ की 4000 योजन की लंबाई। इसी तरह से चौड़ाई पद्म की 500 योजन, महापद्म की 1000 योजन और तिगिच्छ की
2000 योजन, और उसके आगे वाले विदेह क्षेत्र के आगे के जो पर्वतों पे सरोवर हैं वो फिर वापस से 4000 योजन, 2000 योजन और 1000 योजन, इस तरह से उत्तरा दक्षिण तुल्या ऐसा सूत्र है। तो उत्तर की जो रचनाएं हैं वो दक्षिण की रचनाओं के समान है। देखिए ये जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में ये बीचों बीच में ये क्षेत्र है विदेह क्षेत्र। तो इस विदेह क्षेत्र तक की रचना दक्षिण से शुरू करेंगे तो विदेह क्षेत्र तक क्षेत्रों की जो रचना है वो दुगनी दुगनी होती गई है, यानी क्षेत्र से दुगना पर्वत विस्तार में, और पर्वत से दुगना आगे वाला क्षेत्र, ऐसा फैलाव विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना होता जा रहा है। और इस विदेह क्षेत्र से पहले तक के जो पर्वत और सरोवर हैं वो भी दुगने दुगने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले हो रहे हैं। तो ये हिमवन की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवन की 200 और इसकी 400 योजन की, और फैलाव तो क्षेत्रों के हिसाब से और ज्यादा बढ़ता गया है। सरोवर भी आप देख रहे हैं तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा और ये और भी बड़ा। तो ये जो विदेह क्षेत्र से दक्षिण के हैं इनकी सबकी रचनाएं लंबाई चौड़ाई वगैरह जो है वो एक सी है। फिर विदेह क्षेत्र के उत्तर की तरफ जाएंगे तो वापस से जो यहाँ पर विदेह क्षेत्र के दक्षिण में जो पहला समझ लीजिए पर्वत था, ये निषद पर्वत, और इस पे जो सरोवर था वैसी की वैसी ही आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे देखना ये कंप्यूटर हैंग हो गया क्या? वो नेटवर्क तो दिख रहा है इसमें, इस वजह से अटक गया। स्टॉप पे कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये कुछ कर चल ही नहीं रहा। इधर भी नहीं चल रहा, किधर चलाऊं ये? हैंग ही हो गया। फिर क्या करूं, मोबाइल में चालू कर लूं? मुझे लगा नेटवर्क से आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसमें। Recording in progress. आवाज आ रही है आप लोगों को? सुलोचना अभी आ रही है आवाज? इको कर रही है।
हाँ, अब आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे थे अपन? ये आप अनम्यूट करके देखिए, अपने आप होते हैं क्या? सोचना अभी करके देखिए। नहीं हो रहा? चलिए, आवाज तो आ रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं अब आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, वो कंप्यूटर तो हैंग हो गया है। अपन वैसे ही बात करते हैं। यहाँ मतलब जो विदेह क्षेत्र से दक्षिण की तरफ की जो भी सरोवर हैं, जो भी पर्वत हैं, उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई वो दुगनी दुगनी होती जा रही है। विदेह क्षेत्र के आगे वाले यानी उत्तर की तरफ वाले जो हैं, उनकी वापस से फिर घटती हुई, यानी 400 योजन की ऊंचाई, फिर 200 योजन की, 100 योजन की, ये पर्वतों की। और सरोवरों की 4000 योजन की लंबाई, 2000 योजन की लंबाई, 1000 योजन की लंबाई, इस तरह से वो वापस घटते हुए क्रम में आती गई है। अब ये जो सरोवर है, इन सरोवरों के बीच में पुष्कर है, फूल है, कमल है। सरोवरों के बीच में कमल है। यद्यपि इसकी भी बहुत डिटेल मिलती है, हमको तो ऐसा लगता है तन्मध्य योजनम पुष्करम, की उसके बीच में एक योजन का एक कमल है, ऐसा अर्थ अपन पढ़ते हैं। लेकिन अपन ने अभी जब पढ़ा था ये तीसरा अध्याय, तब देखा था कि वास्तव में केवल एक ही कमल नहीं है। पद्म सरोवर में एक योजन वाला तो एक कमल है, उसके साथ में उसके परिवार के बहुत सारे, कितने कमल हैं टोटल, यानी उस मेन जो बीच वाला कमल है उसके अलावा 1,40,115 कमल और हैं, और उसको मिला लें तो 1,40,116 कमल, इतने कमल उसमें हो जाते हैं। उनका भी बहुत डिटेल में वर्णन मिलता है, कैसे कैसे वो कमल हैं, किस तरह से हैं। तो इतना बड़ा सरोवर है, 1000 बाई 500 योजन का इतना बड़ा वो सरोवर है, और उसमें एक योजन का तो एक मुख्य कमल, और बाकी उसके सहायक और कमल। और वो कमल भी कैसे हैं? सब पृथ्वी कायिक हैं, वनस्पति कायिक नहीं है। वो कोई समझ लीजिए रत्नों के ही बने हुए उसी तरह की उनकी रचना है। और वो कमलों के अंदर महल है, महल के अंदर वो श्री देवी, श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित्या सूत्र है अपना। तो ये पद्म सरोवर में उस कमल के बीच में महल है, और उसमें श्री देवी, श्री नाम की एक देवी है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा में वो रहती है। और सौधर्म इंद्र की आज्ञा में वो अपने परिवार के देवों के साथ में, मुख्य वो देवी वहां की है, बाकी और देव वगैरह देव देवियां भी और वहां उसके साथ में रहते हैं। वो मेन उसकी क्या बोले, इंचार्ज बना रखा है उसका, उसको सौंप रखा है, ऐसा वो देवी वहां रहती है। फिर दूसरा महापद्म सरोवर में 2 योजन का कमल, और जो तीसरा तिगिच्छ सरोवर है उसपे 4 योजन का कमल। और जो कमलों की संख्या जैसे यहाँ पर है 1,40,115, तो वहां आगे फिर दुगनी और उसके आगे और दुगनी, इस तरह से ये दुगनी दुगनी होती जाएगी। ये जो कमल है 1 योजन का, ये योजन कौन सा लेना है? बड़ा योजन लेना है, छोटा योजन लेना है? बड़ा या छोटा? बढ़िया, 2-3 लोग छोटा बता रहे हैं, बाकी सब बड़ा बता रहे हैं। छोटा योजन लेंगे। कमल है ना पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक है, तो जब जीव, पृथ्वी का एक जीव तो है और पृथ्वी कायिक है, तो जब भी जीवों के शरीरों को मतलब ये शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह नापते हैं तो वो छोटे योजन में नापते हैं, और वैसे अकृत्रिम रचनाएं होती हैं उनको बड़े योजन में नापते हैं। तो यहाँ ये कमल है, ये छोटे योजन वाला लेना है, 4 कोस का 1 योजन। तो ये जो कमल है 1 योजन का है, यानी 4 कोस का, और 4 कोस का मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर के लगभग, तो 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, इतना लगभग ये कमल है। तो ये
समझ लीजिए थोड़ी बहुत अपन और बहुत ज्यादा डिटेल वाली चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ी है तीसरे अध्याय में, लेकिन सामान्य सी चर्चा अपन इसमें देख रहे हैं। बोली भारती आंटी। वो मैंने आपसे पहले भी ये प्रश्न पूछा था कि जैसे जैसे वो स्वर्ग के इंद्र, सौधर्म इंद्र के निर्देश में रह रही है श्रीदेवी लोग, ये सब देवियां, लेकिन इसका मतलब कि जो स्वर्ग के होते हैं वो लोग आके फिर मध्य लोक में रह सकते हैं? हाँ, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि वो जब उनका मतलब जन्म होता है ना, तो वो उसी हिसाब से वो वहीं होता है उनका नियोग। अब ये इसके मैंने तब भी यही जवाब दिया था, उसका कोई क्लियर जवाब मिलता नहीं है। भाई ये है कि सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहती है। भाई भवनवासी होती है या वैमानिक होती है, सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती हैं। और ये जो है श्री री धृति, ये सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती हैं। कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये ईशान इंद्र की सेवा में रहती हैं। लेकिन जो वैमानिक होते हैं वो तो नीचे आके नहीं रहेंगे, तो ये भवनवासी या व्यंतर ही होना चाहिए। तो ऐसा मेरा पढ़ने में लिखा हुआ, मेरे को प्रमाण भी याद नहीं है कि कहीं मैंने पढ़ा हो ऐसा। मैं और आज मैं याद रख के और देखूंगी तुलय पन्नति में। नहीं, पर अगर ये जब सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती है तो इसका मतलब फिर वो फिर पहले स्वर्ग में कैसे जाएंगी? अगर वो लोग वैमानिक देवियां, वैमानिक देव नहीं है, तो फिर तो वो लोग फिर स्वर्ग में नहीं जा रही, सेवा में रहती है का मतलब है सौधर्म इंद्र की आज्ञा को मानती हैं। सेवा में अच्छा। रहती है का मतलब ऊपर जाके उनकी सेवा करती हैं, वो अर्थ नहीं है। ओ, सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती है, इसका मतलब है कि सौधर्म इंद्र जो आदेश देगा वो उसको मानेंगी। अच्छा। तो जो इधर वाली तीन है, दक्षिण वाले तीन जो हैं, वो सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहते हैं, सेवा में रहते हैं की जगह आज्ञा में रहते हैं, वो शब्द ज्यादा अच्छा है। और जो उत्तर साइड वाले तीन देवियां हैं वो ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। ठीक। और वो मेरे हिसाब से भवनवासी या व्यंतर ही होना चाहिए इनको, क्योंकि जो वैमानिक हैं वो तो नीचे आके नहीं रहेंगे। भवनवासी और व्यंतरों का ही मिलता है अपने को, मध्य लोक में रहते हैं। ज्योतिष देव भी ऊपर जहाँ उनके ज्योतिष विमान है वहीं रहते हैं, वो भी ऐसे नीचे आके मध्य लोक में नहीं रहते। और भवनवासियों से भी ज्यादा चांसेस व्यंतरों के ही हैं, व्यंतर ही सर्वत्र मध्य लोक में इधर उधर वो रहते हैं। भवनवासी भी मेनली अधोलोक में ही रहते हैं मुख्य रूप से, पर कुछ कुछ मध्य लोक में भी पाए जा सकते हैं। तो ये व्यंतरों का ही ज्यादा विस्तार फैलाव है मध्य लोक में, तो व्यंतर ही होने चाहिए। लेकिन व्यंतर में भी इस पे आज्ञा सौधर्म इंद्र की या ईशान इंद्र की चलती है, ऐसा। फिर भी मैं प्रमाण देख के कंफर्म फिर आपको और बता दूंगी कल। तो ये सारी ये चर्चा हो गई अपनी। अब ये यहाँ पे जो अपने को दिया है इसमें थोड़ा सा अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। आप लोगों के पास पुस्तकें होंगी, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी अभी। देखिए पेज नंबर 141 पढ़ लेते हैं। अगर फिर कुछ वो दिखाना होगा चित्र तो बाकी नेक्स्ट क्लास में दिखा के कर लेंगे, अभी तो चल नहीं रहा है, ये हैंग ही हो गया है। 141 नंबर पेज पे। अब महाहिमवन पर्वत पर स्थित महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में से हेमवत क्षेत्र के मध्य में से आकर वहां स्थित नाभिगिरी पर्वत से आधे योजन दूर रहकर उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके रोहित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे अपन डायग्राम तो बना ही सकते हैं। ये अपने पास में जम्बूद्वीप है, और ये समझ लीजिए, ये तो इसको छोटा करते हैं, ये हिमवन पर्वत और ये महाहिमवन पर्वत बनाया हमने, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को। अब ये महाहिमवन पर्वत पे महापद्म सरोवर है,
महापद्म सरोवर क्या बोल रहे हैं? अब महाहिमवन पर्वत पर स्थित महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में से, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण ये होगी, नीचे की साइड दक्षिण होती है ना, तो ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में से हेमवत क्षेत्र के मध्य, ये तो हिमवन पर्वत था, ये हेमवत क्षेत्र है, ये महाहिमवन, ठीक है, और ये भरत क्षेत्र, ये बीच में हिमवन। तो ये महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में से आकर वहां स्थित नाभि पर्वत, ये जो हेमवत क्षेत्र है, इसके बीच में एक गोलाकार पर्वत है, उसका नाम है नाभिगिरी पर्वत। जो हेमवत और हरि क्षेत्र हैं उनमें, और आगे हिरण्यवत और रम्य क्षेत्र हैं उनमें, ऐसे बीचों बीच सुमेरु पर्वत के जैसे ही लेकिन छोटे साइज में गोलाकार नाभिगिरी नाम के पर्वत हैं। तो इस नाभिगिरी पर्वत से आधे योजन दूर, ये यहाँ से निकली, अभी अपने को जैसे दिख रहा है सीधे आ गई चल के, लेकिन ये ऐसे सीधी नहीं चल के आई है। पर्वत तो है ऊंचा, पर्वत तो है ऐसे, है ना, ये पर्वत खड़ा है, अब इस पर्वत पे से ये यूं गिरेगी क्षेत्र में। ये तो बोर्ड पे चित्र ऐसा सीधा सीधा ही दिखता है, ये यहाँ ये पर्वत खड़ा है समझ लीजिए ऊंचा, यहाँ कुछ रख दिया अपन ने, यहाँ ऐसे ये ऊंचा है, फिर ये ऊंचाई पे से नीचे गिर रही है, ये नीचे आके गिरी, फिर यहाँ इतनी चली, और फिर लिख रहा है नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन दूर रहकर, यहाँ से थोड़ा पहले आधा योजन दूर से ही ऐसे प्रदक्षिणा दी। उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके, इस तरह से आधी प्रदक्षिणा मतलब पूरा राउंड फेरी लगाना, तो फेरी नहीं लगाई, आधी प्रदक्षिणा करके रोहित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। पूर्व समुद्र ये है, तो ये रोहित नामक नदी इधर से ऐसे चल के ये पूर्व समुद्र में जाके गिर गई है। दिख रहा है आप लोगों को? ये महाहिमवन पर्वत है, ये महापद्म सरोवर है, इसकी दक्षिण दिशा से ये रोहित नाम की नदी निकली, और ये नाभिगिरी पर्वत जो हेमवत क्षेत्र में था उससे आधा योजन पहले ही, पूरे तक पहुंची नहीं, उससे आधा योजन पहले ही टर्न लिया, और इस तरह से सर्किल में, प्रदक्षिणा मतलब सर्किल में ऐसे टर्न ली, और फिर इस तरह से जाकर पूर्वी समुद्र में, लवण समुद्र में जाकर मिल गई। इसी प्रकार हिमवत पर्वत ऊपर स्थित पद्म सरोवर में से, अब ये हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत है, इसमें ये पद्म सरोवर है। हिमवन पर्वत इसके ऊपर स्थित पद्म सरोवर में से उत्तर की ओर आकर, उत्तर किधर होगा, ये उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर की ओर आकर उसी नाभिगिरी पर्वत से, यहाँ से एक नदी निकली है उत्तर की ओर, और इसी नाभिगिरी पर्वत से फिर आधा योजन दूर रहकर, आधा योजन दूर रहती हुई उसी की आधी प्रदक्षिणा करके रोहित आस्या नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। ये रोहित आस्या नदी पद्म सरोवर के उत्तर से निकली और हेमवत क्षेत्र के नाभिगिरी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा देकर, और इस तरह से ये पश्चिमी समुद्र में आकर गिर गई है। समझ में आ रहा है? ये अपने हाथ से बनाएंगे ना आप लोग तो वो बिल्कुल क्लियर, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है, वैसे वैसे खींचते जाइए तो समझ में आ जाएगा। यानी कि हिमवन, ये सॉरी, पद्म सरोवर से कितनी नदियां निकली? एक तो निकली थी ये गंगा, एक सिंधु, और एक ये उत्तर की तरफ, यानी पूर्व में गंगा, पश्चिम में सिंधु, और उत्तर की तरफ ये नदी निकली है, इसका नाम है रोहितास्या। ये रोहितास्या नाम की नदी, 3 नदियां इस पद्म सरोवर से निकली, और महापद्म सरोवर से एक तो निकली है रोहित, अब एक आगे यहाँ बता रहे हैं वो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं फिर। इस प्रकार रोहित और रोहितास्या नामक 2 नदियां हेमवत नामक जघन्य भोग भूमि के क्षेत्र में जानना। ये हेमवत है, ये हेमवत क्षेत्र है, यानी शॉर्ट में सारी बात बताते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कहा कि ये हेमवत क्षेत्र है फिर ये जघन्य भोग भूमि है, एक लाइन में सारी बात बता दी। तो अब उससे समझ लें कि भरत क्षेत्र था, उसके 6 खंड थे, वहां कर्म भूमि थी, आगे हेमवत क्षेत्र है, ये जघन्य भोग भूमि है, और इस जघन्य भोग भूमि में यहाँ 2 नदियां हैं, पूर्व की तरफ रोहित
और पश्चिम की तरफ रोहितास्या। रोहित नदी वो महापद्म सरोवर से निकली है और रोहितास्या नदी वो पद्म सरोवर से निकली है। निषद पर्वत पर स्थित, अब आगे निषद पर्वत समझ लीजिए, ये तो क्षेत्र है। ये तो क्षेत्र है, अभी अपन ऐसे ही बना रहे हैं समझ लीजिए, और ये पर्वत है, इस तरह से बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए। ये तो क्षेत्र आ गया, ये हरी क्षेत्र, और ये पर्वत आ गया, निषद पर्वत। क्या कह रहे हैं अब आगे? निषद पर्वत पर स्थित, निषद पर्वत पर फिर ये सरोवर है। कौन सा सरोवर है निषद पर्वत पर? कौन सा सरोवर है? आप बोलिए, मुझे लिपसिंग से समझ में आ जाएगा, आप वहीं बोलिए। तिगिच, तिगिच सरोवर है। ये पद्म, महापद्म और तिगिच, तो तिगिच सरोवर है। निषद पर्वत पर स्थित तिगिच नामक हृद, हृद यानी सरोवर में से दक्षिण की ओर, ये निषद पर्वत का ये दक्षिण है, दक्षिण की ओर आकर फिर वापस यहाँ पर हरी क्षेत्र में एक नाभिगिरी पर्वत है। इस नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन दूर से ही मुड़ी और फिर आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। ये हरित नाम की नदी है और ये यहाँ से पूर्व समुद्र में चली गई है। ये नदी है हरित, ये नदी थी हरी, नहीं हरी नहीं, रोहित, रोहित, और ये थी रोहितास्या। ये रोहितास्या और ये क्षेत्र था हेमवत। ठीक है, दिख तो रहा है आप लोगों को? आगे कठिन कुछ भी नहीं है, बस इसमें वही बताया है, सरल है बातें। उसी प्रकार महाहिमवान पर्वत पर स्थित महापद्म नामक हृद में से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरी से आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरिकांता नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। ये महापद्म सरोवर यहाँ कहाँ था? महाहिमवन पर्वत पर। इस महापद्म सरोवर की उत्तर दिशा से निकली, ये थोड़ा अपना सेंटर में नहीं है, उत्तर दिशा से निकली और फिर इसी नाभिगिरी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा दी और फिर ये पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल गई। कौन सी नदी है ये? हरिकांता। आगे किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज करिएगा, क्योंकि अनम्यूट इसमें ऐसे हो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। बोलिए विनीता जी। हाँ जी, हर कुलाचल पर नाभिराई पर्वत है। हर कुलाचल पर नाभिराई नाम नाभिगिरी पर्वत पर्वत बताया नहीं है। है। हर कुलाचल पर नाभिगिरी पर्वत नहीं है, ये नाभिगिरी पर्वत क्षेत्रों में है। हेमवत और हरि और रम्यक और अच्छा हिरण्य क्षेत्र में, अच्छा अच्छा क्षेत्रों में। ठीक जैसे है भरत, ठीक है, भरत और मतलब ऐरावत क्षेत्र में है नाभिराई फिर नाम का पर्वत। से अच्छा बोलिए। अच्छा, कुलाचल पर्वत तो सरोवर है, हाँ कुलाचल पर सरोवर है ना अपना हाँ नाम के, अब हाँ। वहां से नदी निकली तो क्षेत्र में जहां पर गिरी तो वो नाभिराई नाम के पर्वत को टच करते हुए निकली, समुद्र टच में नहीं जाएगी कर ना। रही, टच नहीं कर रही, उससे पहले ही निकल रही है। अच्छा, नाभिराई पर्वत से पहले ही हाँ, नाभि राय नहीं है, नाभि गिरी है, नाभि गिरी। नाभिगिरी, हाँ जी, हाँ नाभिगिरी पर्वत से पहले ही सरोवर में चली गई। पहले, हाँ ये नाभि, ये यहाँ से सरोवर से निकली और इस नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन पहले ही टर्न ले ली। जैसे कल हमने गंगा नदी अच्छा देखा था ना,
कि वो गंगा कूट हाँ से जी, पहले ही टर्न ले लिया, गंगा कूट तक नहीं पहुंची और हाँ उससे जी, पहले हाँ पहुंची। जी, वैसे हाँ ही जी। ये भी इस नाभिगिरी पर्वत तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही इसने टर्न ले लिया और फिर सीधी जाके समुद्र में जाके मिल गई। नहीं, मेरे को तो याद रखने की बात यह है, हर क्षेत्र में नाभिगिरी नाम का पर्वत है। हाँ, नाभिगिरी हर नाम क्षेत्र में का। एक नाभिगिरी नाम का है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल मेरे को ये समझना था। बिल्कुल। देखिए आगे पढ़ते हैं। टाइम, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं, टाइम भी हो गया अपना, वो कंप्यूटर हैंग हो गया, उसमें टाइम भी हैंग हो गया, मैं वही टाइम देखे जा रही हूँ उससे। चलिए अभी अपन इतना ही रखते हैं, अपना टाइम भी हो गया है। इसके आगे की रचना अपन मंडे को देखेंगे। सरल है ये तो, कुछ नहीं, ये इसी तरह से फटाफट अपन कर लेंगे और ये चली जाएगा बाद में, तो फिर अपन डायग्राम उससे ही देख लेंगे, चित्र से ही, तो समझ में आ जाएगा फटाफट। और आप लोग खुद जिनको टाइम हो और जिनको कोशिश करनी हो, तो इसके हिसाब से ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, किस दिशा में जा रही है, कहाँ से निकल रही है, तो खुद को समझ में आ जाएगा। अपने हाथ से करने में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो अपने हाथ से करके देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अभी अपन यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र।